हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती नए नियम। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी जरूरी है, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी साथियों तक ये बात जरूर पहुंचाएं। पहली बात तो कल के दिन एक नया नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले भर्ती कैंसिल का नोटिफिकेशन आया था, तो काफी साथियों में हड़कंप मच गया था, क्या करना है, कैसे होना, भर्ती आगे जाएगी, कितनी आगे जाएगी। बट 5-7 मिनट बाद उन्होंने वापस नोटिफिकेशन डाल दिया, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात आपको ध्यान रखने की, फॉर्म सभी को वापस फिल करने हैं, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, उनको लगता है फॉर्म भर दिया है। तो पहली चीज ये, जिन्होंने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, अगर आपको पेपर देना है तो वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, कुछ साथियों ने क्या, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अच्छा स्कोर है 260-270, तो मैंने उनको कहा भी अब आप आराम से एपी की तैयारी करो, तो उन्होंने कहा सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है, हमारी तो नेट ही क्वालिफाइड नहीं है। तो बहुत से साथियों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं पता है, तो उन साथियों का जिनका स्कोर 250+ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो साथी इस फॉर्म को जरूर भरे। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस, कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को 2-2.5 महीने के अंदर कर सकते हैं कि बचे हुए पार्ट को, तो आप इजीली कर सकते हो। सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम डेट, एग्जाम सर वही है, आगे बढ़ी है, इसके बारे में नोटिफिकेशन में देखेंगे। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजिक। मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं, जो साथी हैं, वो किस प्रकार की स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि रिजल्ट भी अपना कल परसों आया था, 17 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, तो वहां से हमें अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है वो स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर जनरल की कट ऑफ 152 से ऊपर गई, 152.53 है, 152.57 ऐसा कुछ, यानी 152+ कट ऑफ जनरल की गई है। जब पोस्ट है अपने पास 53, इस बार पोस्ट है सिर्फ 24, तो उस केस में कितनी जा सकती है, उन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। और हम रिटर्न में किस प्रकार मैक्सिमम स्कोर करें, ताकि हमें इंटरव्यू पर बेस होना ही नहीं पड़े। इस बार भी काफी साथियों का स्कोर अच्छा था रिटर्न में, बट इंटरव्यू में या कुछ और कारण वजह से वो साथी बाहर हो गए। जैसे एससी कैटेगरी में बात करूं तो ओरिजेंटल रिजर्वेशन की वजह से वो बाहर हो गए, कुछ साथियों का इंटरव्यू सही से नहीं हुआ, उस वजह से उनकी कुछ की रैंक कम आई है और कुछ का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो आपके पास वापस सुनहरा मौका है, आपके लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है, उसमें आपको किस प्रकार हमें मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है, उसके बारे में हमें 1 बाय 1 बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बता देता हूं इसके साथ ही, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भर्ती निकली हुई है, वहां पर भी जनरल की अच्छी पोस्टें हैं, तो वो आप फॉर्म जरूर फिल कर दें, जिस भी साथी का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। क्योंकि आगे हम एक वीडियो में लेकर आऊंगा जल्द ही, उसमें अपन यूपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वहां देखेंगे कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 20% सिलेबस ऐसा होगा मैक्सिमम जो अपने सिलेबस से डिफरेंट है, जो प्री एग्जाम होता वहां। तो उस सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नई भर्ती और नए नियम, क्या नए नियम बने हैं जिसकी वजह से ये नई भर्ती, या मैं बोलूं इस भर्ती को वापस से रिवाइज करना पड़ा। सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये वैकेंसी कल वापस आई है, आप देख सकते हो, दिनांक 18/9/2025 को, ठीक है ना। यहां पर आपको देखना है। दूसरी चीज, यहां पर 574 पदों पर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि सर हमारा तो पहले किया हुआ था तो हम तो वैसे ही शामिल हो जाएंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, और सभी साथियों तक ये बात जरूर पहुंचानी है जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है, और नहीं भरा वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे साथी हैं, मैं पर्सनली जानता हूं 4-5 लोगों को, तो जिनका फर्स्ट ग्रेड में अच्छा स्कोर है बट या सेकंड ग्रेड में अच्छा स्कोर है, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, तो उनके लिए एक प्रकार से गोल्डन चांस है, मान के चलो कि उन्हीं के लिए भर्ती वापस से रीओपन की गई। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करें यहां पर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहां पर भी, ये रहा मैथ 8 नंबर पे। मैथ्स में टोटल 24 पोस्ट है, टोटल 24 पोस्ट है। ध्यान रखना, यहां पर इस बार एससी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है,
24 में 10 आपके पास जनरल की हैं, 2 जनरल महिला की है, एक विडो की जनरल और एक डीवी डिवोर्सी की है। तो ये आपके पास 12 2 14 पोस्ट आपके पास ही है। यहां पर आप इन 10 पोस्ट और पे तो आप सभी एलिजिबल हो, और 2 पोस्ट है यहां पर हर कोई महिला एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट दी गई है जनरल की, ओबीसी कैटेगरी में 4 दी गई है जनरल, 1 दी गई है ओबीसी महिला। उसके अलावा हम बात करें एमबीसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 पोस्ट हैं जनरल की और 1 पोस्ट दी गई है विडो की। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इस बार 0 पोस्ट गिवन है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वाली यहां पर इस बार 0 पोस्ट गिवन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मान के चलो बैक टू बैक तीसरी भर्ती है, इस भर्ती के बाद पूरी संभावना है कि आगे जो भी पेपर होगा हो सकता सब्जेक्टिव हो जाए। उसके पीछे का कारण, हरियाणा में फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव हो रहा है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी में जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव हो रहा है, पहले प्री आपका ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। उसके अलावा मैं बात करूं दोनों जगह हो गया है, और हो सकता है राजस्थान के अंदर भी जब नेक्स्ट वैकेंसी आए तो सब्जेक्टिव हो जाए, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, यहां पर जो भी आपको दम लगाना है वो लगा देना है। उसके अलावा बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट आगे बहुत कम आएंगी, क्योंकि इतनी पोस्ट आ गई, पहले 34 फिर 53 फिर 24। इसके बाद नेक्स्ट जो भी भर्ती जो क्या बोलते पोस्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, नई पोस्ट का सर्जन हो रहा है, वो पोस्ट है वो राज्य के अंदर हो रहा है। तो बहुत कम पोस्ट हैं जो रिटायरमेंट होंगे, उन्हीं के आधार पर पोस्ट आएंगी, 2 5 10 संख्या कम रहेगी, ये मैक्सिमम संख्या है जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, शैक्षणिक योग्यता वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शैक्षणिक योग्यता। तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए, आपके पास पीएचडी डिग्री है रेगुलर मोड पे। उसके अलावा यहां से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आगे आ रही है ये बात, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला, यानी आप एमएससी फाइनल में हो इस बार, तो आप फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। या आपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और सेकंड ईयर में अभी होने वाले हो, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। साक्षात्कार से पूर्व यानी इंटरव्यू से पहले, और यहां पर स्पष्ट लिखा नोट लगा के, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का से है साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी साक्षात्कार का पहला दिन। यानी मैथमेटिक्स का मान लेते हैं इंटरव्यू अगर आपका 1 मार्च 2027 को शुरू हो रहा है, तो 1 मार्च से पहले आपके पास आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और दूसरा आपके नेट का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ये दोनों डिग्री आपके पास हैं, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे। आपका इंटरव्यू मैथ्स का, तो मैथ्स के इंटरव्यू के पहले दिन से पहले आ जाना चाहिए। और ये मानकर चलो कि 2026 में जून तक लगभग इस भर्ती के इंटरव्यू चलेंगे। अभी चल रहे हैं, काफी आधे से ज्यादा इंटरव्यू बचे हुए हैं, तो मान के चलो अभी तो 8-7 महीने तो इसी में लग जाएंगे। तो आपके पास जून वाला 100% आप दिसंबर वाला दे सकते हो अगर इस भर्ती के लेट हो, उसके बाद जून वाला दे सकते हो, और पूरी संभावना है कि आप आगे वाला दिसंबर वाला भी पेपर दे दोगे। रिजल्ट आने से पहले इंटरव्यू करा लेंगे ये जरूरी नहीं है, बट आप पेपर जरूर दे लोगे। तो आपके पास सफिशिएंट समय है। अभी आपको नेट का छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इसी की तैयारी करनी, नेट की तैयारी इस पेपर को देने के बाद ही करनी। उसके अलावा आप थोड़ा सा ये देख लेना, चीजें पढ़ लेना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें, वही दे रखा कि एज वगैरह का। उसके अलावा 1-2 चीज और मैं इंपॉर्टेंट यहां पर बता देता हूं। हाँ, परीक्षा का स्थान व माह। परीक्षा आपकी 1 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 यानी अभी होगी। टाइम डेट वही रखा गया, 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। इसी के अंदर आपका जीके वाला पेपर यानी थर्ड पेपर हो जाएगा, और सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों हो जाएंगे, तो इसी दौरान होंगे। उसके अलावा आपको कहां पर होगी वो आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके पास 3 पेपर होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा योजना पैटर्न क्या रहेगा, इसमें स्पष्ट लिखा कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं।
उसके अलावा आवेदन की जो अवधि है, आवेदन आपके 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक रहेंगे, 1 महीने तक चलेंगे। यानी 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 अक्टूबर तक आपके जो आवेदन है वो चलेंगे। ये आप जरूर कर दें, में प्रक्रिया आपको यहां पर बता रखी है, वही एसएसओ पे जाकर के वहां से करना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहां पर ये ओटीआर वगैरह कुछ दिया हुआ है, आप देख लेना। इसको मैं आपका जो टेलीग्राम चैनल है राज्य अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वहां पर भेज दूंगा, पूरा भेजा हुआ है, तो आप वहां से देख लें। रिटन एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का है। दूसरा भी आपका 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का है। तीसरा पेपर 50 मार्क्स का 2 घंटे का होगा। 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है ना। सिलेबस है वो आपका, ये तो इन्होंने कहा वो वापस डाल देंगे, बट ये मानकर चलो सिलेबस 100% वही है, आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। इसके अलावा आप एक बार थोड़ा सा नियमों को जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं नए नियम क्या है, सर इस बार क्या चेंज किया गया है, नई भर्ती क्यों निकालनी पड़ी, नए नियम क्या है वो बारे में बात करेंगे। दूसरी चीजें, जो अदर स्टेट के साथी हैं, जो यूपी हरियाणा से, वो साथी भी ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साथी किसी कारणवश उस समय नहीं कर पाए थे, तो आप कर सकते हो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है, अमेंड द राजस्थान एजुकेशन सर्विस कॉलेजिएट ब्रांच रूल 1986, जो संशोधन किया गया है राजस्थान एजुकेशन सर्विस कॉलेजिएट ब्रांच रूल 1986 के अंदर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है वो ये वाला है, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर स्पष्ट लिखा है, कमीशन शैल नॉट बी रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु फेल द ऑब्टेन ए मिनिमम 36% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटन एग्जाम। यानी आपके पास 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट का होगा, पेपर सेकंड सब्जेक्ट का होगा, पेपर थर्ड है वो आपका जीके का होगा, राजस्थान जीके रहेगी। इसके अंदर आपको 36% लेकर आने, पेपर सेकंड के अंदर भी 36% लेकर आने हैं, और ये आपके पास 36% लेके आने हैं। बट एग्रीगेट है वो आपका 40% होना चाहिए। और वैसे भी मानकर चलो कि अगर आप 36% नहीं आ रहे, एग्रीगेट 40% नहीं आ रहे, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो जीके में समस्या आती, मैथ्स में आ जाते हैं। जो जीके में 36% का मतलब कितना है आपका, 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का मतलब क्या है, 18 मार्क्स होने चाहिए, क्वेश्चन ही 18 मार्क्स आने चाहिए। और 18 मार्क्स अगर आपके जीके में नहीं आ रहे हैं तो आप वैसे ही बार, क्योंकि इस बार का मैं बात करूं 35 के आसपास आपका एवरेज स्कोर रहा था जीके के अंदर। हालांकि 40 तक भी गए हैं काफी साथियों नहीं, 2-4 साथियों के 37, 38 और 40 तक भी गए। एवरेज स्कोर 35 रहा, 30 से 35। और जहां तक मुझे इस बार गट फीलिंग आ रही है, पेपर जीके का जैसे फर्स्ट ग्रेड में अपन ने देखा है काफी साथी बार हो गए, सेकंड ग्रेड में भी कुछ साथी बार हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यही सुझाव दूंगा। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मुझे अंदर से फील आ रहा है इस बार जो पेपर जीके वाला है वो भी थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अच्छे से तैयारी कीजिए, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि सब्जेक्ट आपका अच्छा है लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से आप बाहर हो रहे। थोड़ा सा अच्छे से सावधानी पूर्वक चीजों को देखना है। जो भी राजस्थान का पार्ट है, हिस्ट्री कल्चर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पॉलिटी वाला पार्ट काफी समय से ही गड़बड़ कर रहा है, ये पिछली भर्तियों से ही। उसके अलावा करंट का जो पार्ट है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, हो सकता है इस बार थोड़ा सा लेवल आपको अलग देखने को मिल जाए। तो ये कुछ नए नियम थे, इस वजह से भर्ती को क्या करना पड़ा, वापस से रिवाइज करना पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, यूपी वगैरह से। यूपी का सिलेबस आपका जो लगभग सेम है, तो आप ये जरूर फॉर्म भरें। उसके अलावा मैं बात करूं जो फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने दिया है या सेकंड ग्रेड में जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उन साथियों के लिए सिलेबस जानना थोड़ा सा जरूरी है और क्या डिफरेंस है। पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं, आपके 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में 10 यूनिट है। फर्स्ट में है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन एंड पोलर। तीसरी है यूनिट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चौथी है वेक्टर कैलकुलस। पांचवी डिफरेंशियल ओडी, और छठी है पीडी, ओडी पीडी। सातवीं है मैकेनिक्स, आठवीं है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नौवीं है लीनियर अलजेब्रा और 10वीं है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये सारी की सारी आपके यूनिट हैं
फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी थोड़ा सा छोटा छोटा चेंज है। जैसे मैं बात करूं, आपका डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस पूरा एज इट इज है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। 2D ज्योमेट्री में हम बात करें पूरा एज इट इज है। 3D ज्योमेट्री के अंदर ये पार्ट अलग है, सेंट्रल कोनिकॉइड एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिर्फ इतना सा पार्ट है वो आपका डिफरेंट है, बाकी आपके सिलेबस में भी है। वेक्टर कैलकुलस पूरा है, ओडी पूरी है। पीडी के अंदर आपके पास ये वाला सॉल्यूशन ऑफ पीडी, लांगराज मेथड, चारपीट, मोंगे मेथड वाला पार्ट है आपके नया हो सकता है, बाकी एज इट इज है। मुझे लग रहा है पीडी में भी ज्यादा चेंज नहीं है, मोंगे मेथड वाला पार्ट है वो आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। एक बार देख लें थोड़ा सा सिलेबस, ये मैकेनिक्स एज इट इज है, कुछ हो सकता है तो ये वाला पार्ट शायद नया हो। मोशन ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, काफी टाइम हो गया मुझे सिलेबस देखो, एक बार देख लेना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर लगभग है आपके पास ये जो फाइनाइट फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है ना, ये फील्ड एक्सटेंशन वाला पार्ट नया है शायद हो तो, अदरवाइज सेम है, कोई ज्यादा चेंज यहां पर नहीं है। एक सिलेबस के अंदर एक चीज और भी थी, सोल्यूबल ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टी, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर में, सोल्यूबल ग्रुप, तो इसको जरूर देख लेना। फील्ड एक्सटेंशन भी शायद नहीं है, एक बार देख लेना। लीनियर अलजेब्रा के अंदर अपन बात करें तो ये वाला पार्ट आपके हो सकता है नया हो, कैनोनिकल, डायगोनल या जॉर्डन फॉर्म, ये वाला कुछ पार्ट है वो आपका शायद आपके नहीं है। उसके अलावा इनर प्रोडक्ट स्पेस भी शायद आपके पास नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्म और ये वाला पार्ट भी आपके आप फर्स्ट ग्रेड में शायद ही हो, एक बार जरूर इसको भी देख लेना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका सिलेबस यहां तक है। एनालिटिक फंक्शन है, कोची थ्योरम आपके पास नहीं है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है, पावर सीरीज नहीं है, लोरेंट, इसके अंदर आपके पास ये वाला पार्ट है एनालिटिक फंक्शन वाला फर्स्ट ग्रेड में। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कन्फॉर्मल मैपिंग की बात की गई है, बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, वो वाला पार्ट है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो एनालिटिक फंक्शन के अंदर आ जाएगी, बाकी नया पार्ट है, ये थोड़ा नया पार्ट आपके लिए जिसमें इंपॉर्टेंट है सिमुलरिटी, रेजिड्यू वाला पार्ट है और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला, ये तीन बड़े टॉपिक है, ये आपको थोड़ा सा यहां पर नए करने पड़ेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ यहां पर बाइलिंगुअल रहेगा आपका एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का समय रहेगा, सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पेपर सेकंड थोड़ा सा नया रहता है जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शन आपके एक तो नया रहेगा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या कन्फ्लुएंट या हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये वाला प्रॉपर्टी आपके फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ बेसल और लीजेंड्रे है, बाकी हर्माइट, लाग्रेंज पॉलिनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक वाला पार्ट है, ये आपके नए रहेंगे। तो 3 चीजें पढ़नी, 2 आपकी पढ़ी हुई हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में लाप्लास पढ़ा हुआ है, फूरियर पढ़ा हुआ है, आपके हेंकल और मेलिन ट्रांसफॉर्म है, वो आपको और पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ सकते हो। अगर आपने ये पढ़े हैं तो ये बहुत ही आसान है, ज्यादा समस्या नहीं होगी। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन पूरा नया है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 3 पार्ट है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन और सीओवी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। एक पार्ट ये है, दूसरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला और तीसरा आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन वाला। 3 पार्ट है इसके अंदर, ये पढ़ना है। मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी नया है आपको लगभग पूरा ही, फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स स्पेस वाला पार्ट है, टोपोलॉजी वाला नहीं है। आपके पास यहां तक मान सकते हो कि आप ये वाला, उसके अलावा बेस, सब बेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ये आपके टोपोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस ही है, देखो यहां पर, क्योंकि वैसे जब अपन बात करें तो मैट्रिक्स स्पेस एक प्रकार से टोपोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है फर्स्ट ग्रेड में, मैट्रिक्स स्पेस है सिर्फ। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है बट पूरा नहीं है। आप मान सकते हो कि यहां पे वैसे तो आपके पास एक ही है, कर्व इन स्पेस लिखा हुआ है, बाकी यहां से फॉर्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, बट ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। टेंसर आपके सेम एज इट इज है जो आपके फर्स्ट ग्रेड में है और असिस्टेंट प्रोफेसर में। मैकेनिक्स आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, वापस पढ़ना पड़ेगा। एनए आपके लगभग पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड में भी है, हो सकता है थोड़ा बहुत लास्ट वाला जो मेथड है, जो लीनियर इक्वेशन वाला डायरेक्ट मेथड है और ये आपका इटरेटिव मेथड है, ये आपके सिलेबस में शायद ही हो, एक बार जरूर देख लेना। ओआर में अपन बात करें तो इन्वेंट्री वाला पार्ट है, ये नया ऐड किया है, बाकी लगभग आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा। मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है बट स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है वो शायद ही हो, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये आपके शायद ही हो। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको सभी में पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आपने फर्स्ट ग्रेड में अच्छा स्कोर किया है
तो दोस्त 2.5 महीने का समय है, आपको क्यों ना ये टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, समय भी आपका थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। और क्या पता अगर आप सब्जेक्ट थोड़ा सा कमांड करो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाओ। तो ये सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना। अब हम बात करें कि सर हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, खासकर उन विद्यार्थियों की जो पिछले साल भर से तैयारी में लगे हुए हैं, यानी जिनका स्कोर 2023 वाली भर्ती में थोड़ा सा कम था तो वो पहले से लगे हुए हैं, या वो साथी जिनका अभी जैसे रिजल्ट आया है काफी क्लोज जाकर के रह गए हैं, तो थोड़ा सा हताश जरूर है। और इस स्थिति में हर कोई हताश होगा, बट अब समय आपके पास नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है, अब उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। पहली बात मैंने उस समय भी बोली थी, तैयारी करते थे, पोस्ट 53 है, आप हकदार ये नहीं कि 53 लोग हैं, बाकी जिनका नहीं हुआ पास जाकर वो भी उतने ही एलिजिबल हैं। हो सकता है मोर टैलेंटेड लोग भी हो, बट आपकी किस्मत कर्म जो भी आपका साथ नहीं दिया, जिसको भी आप जो मानो, या आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, या आपका 3 घंटे का जो समय है वो सही से नहीं आपने बिताया या नहीं बिता, XYZ जो भी रीजन हो, 53 लोगों को ही लेना था, तो बाकी तो बाहर होने। सेम 24 लोगों को लेंगे, ये ऐसे नहीं कि 24 लोग ही इसके अंदर डिजर्व करते हैं, आप काफी लोग इसमें डिजर्व करते हैं, बट उन 24 के अंदर आना है तो आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग करना होगा, स्मार्ट तरीके से करना होगा, ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ताकि आप उस 24 के अंदर जगह बना सको। एक बात बता देता हूं आपको, लगभग इस बार भी 2 से 3 दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर रिटर्न के अंदर 200 में से यानी 160 के आसपास गया है। 150 प्लस की बात करूं तो 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर है वो 150 प्लस भी गया है रिटर्न के अंदर, कट ऑफ गई 152। तो यानी कि अगर वो साथी, और मैं उन साथियों में बात कर रहा हूं जो साथ में जॉब भी कर रहे थे, जिनमें कुछ साथी पीएचडी भी कर रहे थे, तो अगर वो पीएचडी के साथ जॉब के साथ 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी मेहनत है, करनी खुद को ही होगी। अब ज्यादा समय नहीं है, 2-2.5 महीने का समय है, उसके अंदर जितना ज्यादा आप कर सकते हो करना है। एक तो बिना क्या बोलते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और एक दूसरा लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीज हैं तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर और या लो नहीं होना है। दूसरा हार्ड वर्क करना ही करना है। अब आपके पास ये समय नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, आपके पास मैटर अवेलेबल है, अभी तक जो भी मैटर अवेलेबल है वही पढ़ना है। अब ये नहीं कि मैं नई किताब खरीद के लाऊं और मैं नहीं स्टार्ट करूंगा तैयारी। जो आपके नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपके पास बुक्स हैं, जहां से आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता है तो आप थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर से करना चाहो तो कर लो, या जो आपके साथी अभी सेलेक्ट हुए हैं तो आपके नोन कोई ना कोई मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी आपका दोस्त, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी अपनी स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं किस प्रकार उन्होंने 155-160 मार्क्स लिए हैं। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के अंदर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। अब सीधा सीधा टारगेट अपना अब ये होना चाहिए। आप कहोगे सर आप तो पहले इतना बढ़ा चढ़ाई बता रहे हो, बढ़ा चढ़ा के नहीं भाई, अगर अपन ये टारगेट लेकर चलेंगे तब जाकर के हम सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। लास्ट टाइम 53 पोस्ट में 150 प्लस कट ऑफ गई है, तब इस बार कट ऑफ का तो अनुमान पेपर होने के बाद ही पता चलेगा, बट आपका टारगेट है वो ये रहना चाहिए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। फर्स्ट सेकंड 75 मार्क्स के हैं, थर्ड आपका 30 मार्क्स का है। आपका टारगेट 75 के अंदर ये वाला 55 से 60 के बीच में आना ही आना चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। सेकंड में भी 55 से 60 आपका स्कोर रहना ही रहना चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। पेपर थर्ड में 35 के नेबरहुड में आपका स्कोर रहना ही रहना चाहिए। अगर पेपर का लेवल जो इस बार रहा था वैसा लेवल रहे, अभी तक जो लेवल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, 2020 वाला या 2023 वाला जैसा पेपर का लेवल है तो ये स्कोर रहेगा, तब जाकर के आप दौड़ में आओगे। ये आपका स्कोर रहना चाहिए। अगर मैं लोअर इसका बाउंड लेता हूं 55, 110 और 135 यानी कि 145 बनता है, और अपर बाउंड लेता हूं 120 और 30, 155, 20 और आपके कितना हो गए हैं, 5 बढ़ा देंगे ना, 145, 155, तो 155 भी लोगों के आए हैं और 145 भी लोगों के आए। 145 अगर आए हैं तो हम ये है कि रेस में है, सिक्योर नहीं है।
अगर आप अपर बाउंड स्कोर वाला आ जाता है तो आप सिक्योर हो जाओगे। 155 आने का मतलब आप लगभग सिक्योर हो, अगर ये वाला पेपर है तो। 45 में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर आप टारगेट लेके चलो, और ये टारगेट बड़ा नहीं है, 60 क्वेश्चन का मतलब 60 मार्क्स का मतलब, ये मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। 60 मार्क्स का मतलब आपके पास, मैं बात करूं 75 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स आप छोड़ सकते हैं। 15 दूनी 30 क्वेश्चन आपके पास ऐसे, 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन, क्योंकि 55 लेते हैं अपने, 55 दूनी 110, तो उस केस में 40, 30 से 40 क्वेश्चन जिसको आप छोड़ना बोले, या आपके कट पिट कितना मार्क्स स्कोर बचना चाहिए। तो अगर आप 30-40 कम हो रहे हैं, यानी अगर आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, और 20 क्वेश्चन में आपका मान सकते हैं कि 10-15 आपके गलत हो गए, 4-5 और ले गए हैं, तो भी आपका स्कोर इतना बच जाएगा। 20 का मतलब है लगभग 1.5 सब्जेक्ट आपको पूरा भी नहीं आता है, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 100 का 100% अपन तैयार करके जाएं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि पूरा का पूरा तैयार करना। बट कुछ सब्जेक्ट हो सकता है किसी को फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं लगे, हो सकता है किसी को सेकंड पेपर में कुछ टॉपिक अच्छा नहीं लगे, या उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो उन टॉपिक को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो, ताकि आपका दूसरे टॉपिक में अच्छा स्कोर करे। हालांकि मैं तो यही कहूंगा पूरा करके जाना है, बट अगर आप छोड़ सकते हो, अगर लग रहा है सर नहीं हो पाएगा, मैं वैसे इतना स्कोर कर लूंगा, तो आप कर सकते हो। सेम कंडीशन आपकी यहां पर रहेगी। और जीके में 35-70 यानी लगभग 30 क्वेश्चन आपके गलत डिलीट हो करके 30 क्वेश्चन तक आप छोड़ सकते हो। 30 का मतलब आपका हो गया 15 मार्क्स, और 45 और 35 और 15 50 का बन रहा है। उसके बाद आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू के बारे में तभी सोचना भी नहीं है। अभी तो आपका स्कोर ये रहना चाहिए कि मुझे 150 के नेबरहुड में जाना है। टोटल आपका 150 का टारगेट रहना चाहिए, 150 का नेबरहुड। इसके नेबरहुड में अगर आपके रिटर्न में आते हैं, टारगेट आपका 160 का रहेगा, तब जाकर के आपके 150 तक आएंगे। टारगेट 160 का रखना है, बट लास्ट में कट पीट के इतना स्कोर आपका बचेगा, तब जाकर के आप ये है भी हाँ रेस में हो, क्योंकि इस बार सीटें हैं कम। बाकी जो मैं बात कर रहा हूं इस बार के पेपर के आधार पे बात कर रहा हूं, यानी पेपर का लेवल एवरेज है। अगर थोड़ा हार्ड है तो 2-5 मार्क्स है वो कम हो जाएंगे, अगर पेपर आसान है तो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। वो तो आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तभी जाकर के वहां पर कुछ देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये अगर आप इस रणनीति के तहत काम करोगे तो इजीली कर सकते हो। इस बार भी लोगों ने किया है। अब देखो भी करना क्या है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं करना क्या है। अब ज्यादा समय आपके पास है नहीं। जो आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स मोस्टली विद्यार्थी बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी तैयारी की तो ही बनाए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी लास्ट टाइम की हो या इस बार करे, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपके पढ़ते रहें, आधा 1 घंटा टेस्ट देते रहें। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देंगे, वहीं से स्पीड आएगी, वहीं से प्रैक्टिस आएगी, वहीं से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास आएगा। तो जहां भी जो भी आपको उचित लगे वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अपने टेस्ट सीरीज में लगभग 30 टेस्ट हैं, 20 टॉपिक वाइज हैं, 4 माइनर टेस्ट हैं, यानी 5-5-5 का 24 और 6 आपके एफएलटी। तो 30 आपके पास टेस्ट रहेंगे। 2 महीने का टारगेट लेके चलो। 30 टेस्ट का मतलब है आपको एक दिन छोड़कर एक टेस्ट देना है। महीने में आपको 15 टेस्ट देने हैं, तब जाकर के आप वो पूरा उसको कवर कर पाओगे, और ये करना ही पड़ेगा। कुछ साथी फर्स्ट ग्रेड के हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, लग रहा है कि सर कुछ टॉपिक जिनकी एमएससी अच्छी जगह से है, अच्छी जगह का मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो वो टॉपिक नहीं पढ़ते। कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ते हैं? वो मोस्टली ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, जैसे टेंसर हो गया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गई है, ये वाला तो पढ़ते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में कई जगह नहीं पढ़ा जाता, स्पेशल फंक्शन वाला टॉपिक कई जगह नहीं पढ़ा जाता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नहीं पढ़ते, बाकी हम पढ़ लेते हैं। समस्या ज्यादा आती है इस टॉपिक में, पढ़ते हैं अपन सभी जगह, बट राजस्थान के जो साथी राजस्थान से हैं उनको ये समस्या यहां पर ज्यादा आती है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब मैं बात करूं अपना स्टडी मटेरियल, थोड़ा सा आप लेना नहीं लेना आपकी बात है, तो थोड़ा बता देता हूं जानकारी के लिए। जो साथी लग रहा है ये वाला पार्ट अच्छा नहीं है, तो अपना स्टडी मटेरियल में 4 आपको हार्ड कॉपी मिलेंगे। बट जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड के लिए शॉर्ट नोट्स, ये जो स्टडी मटेरियल मंगवा रखे हैं, उनको आपको वापस से ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 बुक सेम ही कॉमन है। जो बचा पार्ट है लगभग 25 से 30%, वो आपको वैसे ही
आपको मिल जाएगा, उसका प्राइस रिड्यूस होकर के आपको संपर्क कर लेना इस नंबर पे 8003089900 कि सर मेरा तो पहले से फर्स्ट ग्रेड मंगवा लिया है, मुझे सिर्फ ये बचा हुआ पार्ट ही चाहिए, उसके साथ रिवीजन क्लास। क्या क्या रहेगा आपके पास स्टडी मटेरियल के अंदर? 4 बुकलेट हार्ड कॉपी में मिलेंगे, 25 से 30% का पार्ट है वो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में सिर्फ आप ऐप में पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं स्पेशल फंक्शन की, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन वाले पार्ट की, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की भी प्रयास करेंगे। ये वाला आपका प्रयास है, कंफर्म नहीं है। टेंसर की ये आपको पूरी की पूरी क्लास है। इनके जैसे अपन ने बनाए थे ना फर्स्ट ग्रेड के अंदर और रिवीजन क्लास, उस टाइप की रिवीजन क्लास आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर। उसके अलावा मैं बात करूं पेपर फर्स्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी मिल जाएगी। उसके अलावा मैं बात करूं 2D ज्योमेट्री के अंदर जो पोलर वाला है, क्योंकि पोलर वाला प्रॉब्लम करता है तो पोलर वाले की आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी। बाकी का मैं कह नहीं सकता हूं, ठीक है, टाइम मिलने पर है, बट ये क्लास का मेरा टारगेट है। इनका आधे पार्ट तो बने हुए हैं, आधे पार्ट हैं वो बचे हुए वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है स्टडी मटेरियल। और टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट सीरीज आपकी अलग ही रहेगी, विद सॉल्यूशन है, बाकी करना आपको ही है। हार्ड वर्क का अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो 8003089900 पर, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट हो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। रही बात इस बार की कि सर इस बार आपके टेस्ट सीरीज से क्या पूछ रहा, तो लगभग ये मानकर चलो आप 53 पोस्ट थी, तो लगभग 40 के आसपास साथी अपने टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। बट अपना ये बिल्कुल मैंने क्या कहा, 40 साथी जुड़े हुए थे, ये नहीं कि उनका सिलेक्शन टेस्ट सीरीज की वजह से हुआ, ये नहीं बोल रहा हूं, वो जुड़े हुए थे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो आपको वो खुद ही बता पाएंगे। बट अपना ऐसा कोई भी मैं दावा नहीं करता हूं कि टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल से जुड़ जाओगे, हमारे साथ जुड़ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं मेरे घर से ही शुरुआत करता, ठीक है, मेरे साथी मित्र रिश्तेदार हैं, मैं उनका ही सिलेक्शन करवा देता। सिलेक्शन की बिल्कुल गारंटी नहीं है, सिलेक्शन आप ही करोगे, आपकी मेहनत ही सिलेक्शन करवाएगी। हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, एक मैटर प्रोवाइड करवा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का। उसके अलावा मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन आप ही लाते हो। हमारा मैं वापस बोलता हूं योगदान है 2-5%, वो भी आप देते तो है, अदरवाइज बिल्कुल भी योगदान नहीं है। आपकी मेहनत है, आपका योगदान है। हाँ, कोई समस्या है किसी प्रकार की, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको अगर लगे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हो, किसी मैटर की आवश्यकता है उसके लिए कॉल कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, बस हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। बाकी आपको युद्ध आपको ही लड़ना होगा, आगे खड़े होकर के मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत हो तो हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, जो भी रिजल्ट होगा अच्छा ही होगा। मां सरस्वती का नाम लेकर के तैयारी में जुट जाए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।